Me. Good morning to all of you. Good morning, ma'am. हम्म, गुड मॉर्निंग मैम। पता नहीं आज क्या जुड़ ही नहीं रहा था, बहुत नेटवर्क इशू चल रहा है। चलिए, कहाँ तक आए थे हम? कुछ याद आ रहा है आपको? यात्रा साहित्य की परिभाषा, तत्व तत्व में हमने यथार्थ चित्रण, प्रत्यक्ष अनुभव, व्यापक जीवन कैसा होता है जिसमें संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, प्रथा, कला, नृत्य, वेशभूषा, केशभूषा, वहाँ का रहन सहन, है ना। अलग अलग जगह पर वो गए थे, वहाँ की सभ्यता को बताया, संस्कृति को समझाया, वहाँ के दर्शन को उन्होंने अभिभूत करवा दिया। इन सभी अनुभव के माध्यम से लेखक ने मानवता के वैश्विक विराट का जो परिचय दिया, इसी से स्पष्ट हो जाता है कि यही वो कारण है कि जिससे भाव विश्व, विचार विश्व और कल्पना, इन तीनों को, भावात्मकता भी आ गई, विचारात्मकता भी आ गई और कल्पनात्मकता भी आ गई। इन तीनों के माध्यम से उन्होंने लेखक की शैली जो थी उसका विस्तार दिखाई दिया। और भी आधारभूत तत्व होते हैं जैसे स्थानीयता, क्योंकि यात्रा वृत्तांत जब वो व्यक्ति करता है तब वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, जीवन दर्शन, रीति रिवाज, वहाँ के आचार विचार, आमोद प्रमोद आदि का भी वह सशक्त एवं यथार्थ जीवंतता के साथ वो चित्रण करता है। और ये आवश्यक भी है। यदि सभी रचनाओं में ये सारी विशेषताएं एक स्थान पर मिल जाती है तो कभी कभार ऐसा होता है कि मुख्य घटनाएं या मुख्य स्थान या प्रसंग प्रसंग के अनुरूप जो स्थान प्राप्त होता है वह उस लेखक को उस प्रदेश यात्रा के दौरान एक महत्वपूर्ण तथ्य को उजागर कर देता है। और यही जो स्थानीयता का एक आधारभूत तत्व माना जाता है। तथ्यात्मकता अर्थात एक सीमा तक हमें बचाया जा सकता है कि यात्रा वृत्तांत में तथ्यात्मकता का एक विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। जिस प्रदेश की यात्रा का चित्रण वह व्यक्ति करता है, जैसे मेरी जापान यात्रा के माध्यम से हम देख चुके हैं कि वहां पर अनेकानेक प्रकार के तथ्य मौजूद थे, प्रामाणिकता थी, वहां पर नीरस शैली नहीं होनी चाहिए। और हम आपको बता दें कि मेरी जापान यात्रा पढ़ते समय भी और पढ़ाते समय में भी हमें एक रोचकता दिखाई दी, कलात्मकता दिखाई दी। शिमोजी शहर है या उसके आगे के ओटामी शहर है, हमें ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि यार बोरिंग है, नहीं, हम देखते चले गए, पढ़ते चले गए, पढ़ाते चले गए। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप में भी वही रोचकता दिखाई देगी कि यात्रा साहित्य कितना रोचक होता है और होना भी चाहिए। इसका जो दूसरा तत्व होता है वो होता है इस द्वितीय तत्व में आने वाला जो तत्व है, इसका कारण कि यात्रा साहित्य को एक विधा के रूप में वह रूपायित करता है। कैसे? जैसे कि कहानी एक अपनी अलग विधा होती है, उपन्यास एक अलग विधा कहलाते, ठीक वैसे ही यह तत्व यात्रा विवरण को एक रचनात्मक धरातल के आधार पर साहित्य विधाओं को जोड़ता है। वास्तविक तौर पर दिखाया जाए तो इसमें आत्मीयता होती है, लेखक का व्यक्तित्व झलकता है, कल्पना की प्रवणता दिखाई देती है, चित्रात्मकता होती है, रोचकता होती है, संचरणशीलता होती है। और इन सभी विधाओं के साथ साथ हमारा जो यात्रा वृत्तांत होता है इसका प्रवाह अलग रूप से बढ़ता चला जाता है। इसमें आत्मीयता हो, जिसे हम बता चुके हैं कि आत्मीयता कैसे है कि जब हम एक स्थान पर गए, जापान में गए, तो मेरी जापान यात्रा को बताते हुए लेखक ने हमें उन बिंदुओं को आत्मसात करवा दिया। चाहे वहाँ की संस्कृति हो, चाहे वहाँ की प्रकृति हो, चाहे वहाँ का समाज हो, चाहे वहाँ की कला हो,
परिचित हो गए ना हम वहाँ की संस्कृति से, वहाँ की कला से, वहाँ के समाज से, वहाँ के खान पान से, वहाँ के रहन सहन से। इतना ही नहीं तो हम वहाँ की भाषा से भी परिचित हो गए, है ना। गुड मॉर्निंग को क्या कहा जाता है, गुड नाइट को क्या कहा जाता है, खाने में कौन कौन सी रेसिपी वहाँ पे बनती है, कैसी बनाई जाती है, तो इन सभी इन सभी चीजों को देखते हैं, इन सभी बिंदुओं को जब हम देखते हैं तो निश्चित ही प्रतीत होता है कि यात्रा वृत्तांत एक मर्मस्पर्शी बनाने वाला महत्वपूर्ण तत्व है। यात्रा वृत्तांत को मर्मस्पर्शी बना देता है और वह है आत्मीयता। लेखक जिस प्रदेश का पर्यटन करता है और वो वहाँ की जगह का, वहाँ के स्थानों का जितनी आत्मीयता के साथ वो वर्णन करता है, अर्थात जब वहां जाकर वहां की संस्कृति को, प्रकृति को, समाज को या आदि घटकों में वो रममान हो जाता है, तो लेखक उन सभी बिंदुओं का आत्मीयता के साथ वर्णन करता है, अपनी कलम और कल्पनाशीलता को आधार बनाता है और कलम और कल्पना को आधार बनाकर वहां के सौंदर्य को, वहां की कला को, संस्कृति को, समाज को अनुभव के आधार पर प्राणवत्ता के साथ वो उद्घाटित करता है। हमने देखा कि जैसे मेरी जापान यात्रा में हमारे तुकडोजी महाराज जब किसी जगह पर जाते थे, वहां की कला को देखते थे, वहां की संस्कृति को देखते थे, समाज को, रहन सहन को देखते थे, तो निश्चित ही रात को जाकर उसे कागज पर उतारते थे, है ना। वो लिखने के लिए बैठ जाते थे और वो क्या कहते थे कि अब यहाँ तक हमने लिख दिया। यहाँ तक लिख दिया से तात्पर्य है कि कल जिस शहर में, जापान के शहर में वो ओटामे में जाएंगे या शिमुजी शहर में वो चले जाएंगे, टोक्यो चले जाएंगे, तो जहां वो जाते हैं, जिस जगह पर वो जाते हैं, वहां की संस्कृति कैसी है, वहां का समाज कैसा है, वहां की प्रकृति कैसी है, इन सभी को यथोचित रूप से आत्मीयता के साथ वर्णन करना निश्चित ही यात्रा वृत्तांत के लेखक का मूल कारण होता है, मूल रीजन होता है। इसके पश्चात का तत्व है लेखकीय व्यक्तित्व, अर्थात लेखकीय प्रवृत्ति क्या होती है। इसमें व्यक्तित्व का झलकना अधिक मात्रा में, जैसे उसकी अभिरुचि क्या है, उसका दृष्टिकोण क्या है, उसकी ज्ञान संपदा क्या है, उसकी भाषा शैली क्या है और उसकी विशिष्टता क्या है, गुणवत्ता क्या है, और क्या वह अपनी अभिरुचि के अनुसार पर्यटन स्थल को चुनता है। देखिए, यहाँ पर अभिरुचि नहीं है, यहाँ पर भाषणबाजी है, क्योंकि तुकडोजी महाराज का जो मूल प्रयोजन था, तुकडोजी महाराज का मूल प्रयोजन पर्यटन करना था ही नहीं, यात्रा करना था ही नहीं, तो उन्होंने अपने धर्म परिषद को, शांति के मार्ग को पूरे विश्व में फैलाने के लिए जो भाषण दिया, उन भाषणों के माध्यम से उन्होंने जहां जहां पर गए वह यात्रा वृत्तांत कहला। मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि उन्होंने अपने भाषा कौशल्य से, उनके उन अनुभवों को या उनकी ज्ञान संपदा को उन्होंने उसकी जानकारी को पिरो दिया। इस प्रकार लेखकीय व्यक्तित्व, उनकी प्रवृत्ति, इसका प्रभाव हमें परिलक्षित होता हुआ दिखाई देता है। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हो गया हो बेटा तो हम लोग आगे बढ़े। जी मैडम, आगे बढ़िए। धन्यवाद। अब देखिए, जैसे हम आपको बता चुके कि लेखक की अभिव्यक्ति का होना, लेखक का व्यक्तित्व होना उतना महत्वपूर्ण होता है, उतनी कल्पना प्रवणता का होना भी। मतलब जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जहाँ सूरज नहीं पहुंच सकता वहां पर हमारा कवि पहुंच जाता है कल्पना के माध्यम से। लेकिन हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी कि जब कोई यात्रा वृत्तांत करता है, यात्रा वृत्तांत लिखता है, तो उस यात्रा वृत्तांत में अगला जो तत्व माना कल्पना प्रवणता, तो कल्पना से काम नहीं चलेगा। तो उस कल्पना तत्व में प्रत्यक्षता माने क्या, यथार्थता को भी जोड़ना या वर्तमान बनाने की क्षमता उस लेखक में होनी चाहिए। जितना वो यथार्थपूर्ण बनाएगा, जितना वो काल्पनिक बनाएगा ना, उन सभी घटनाओं का कल्पना के माध्यम से वर्णन करेगा, तो कल्पना मन की अभिरुचि नहीं होगी, बल्कि यथार्थता भले ही कटुता से परिपूर्ण होगी, भले ही वो कटु होगी, लेकिन फिर भी वह अच्छाई की ओर लेकर जाएगी। क्योंकि यात्रा वृत्तांत में कल्पना तत्व
का महत्वपूर्ण स्थान होना निश्चित है, लेकिन कल्पना के साथ साथ उसमें यथार्थता का होना भी निश्चित माना जाता है। कई बार ऐसा माना जाता है कि इसमें चित्रात्मकता भी हो, अर्थात जिस पर्यटन स्थल पर वो घूमने के लिए जाता है, वहाँ के चित्र वह अपने मस्तिष्क तथा कॉपी के रूप में समेट लेता है। जैसे हम एक मंदिर में गए थे, बुद्ध का मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर था, जिसमें सोने के पत्थर लगाए गए थे, है ना, सारी और वो सोने के पत्थरों से उसे सजाया गया था। तो उन्होंने क्या किया, वहां पर देखे उन सभी स्थलों को और वहां के चित्र बना दिए, है ना। यदि हम हमारी मेरी जापान यात्रा को देखें तो किसी भी जगह पर चित्रात्मकता नहीं बल्कि वहां की सजीवता को उन्होंने यथार्थता के साथ घटना स्थलों का वर्णन कर दिया और उन दृश्यों को हमारे सामने उपस्थित करवा दिया। कई प्रकार के लेखक होते हैं, उन लेखकों में हमारे तुकडो जी महाराज ने उन सभी घटनाओं को जीवंतता से, सजीवता से, यथार्थता से उन सभी घटनाओं का, उन सभी घटना स्थलों का उन्होंने वर्णन किया, न केवल चित्रात्मकता के माध्यम से, बल्कि कई राइटर ऐसे होते हैं जो वो चित्रात्मकता के माध्यम से अपना राइटिंग करते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। ओके, आगे बढ़े। आगे बढ़ना है बेटा। जी मैडम। ओके, जी मैम। अगला तत्व है रोचकता। देखिए, रोचकता का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रोचकता की सृष्टि के लिए लेखक अपनी रुचि, अपनी दृष्टि, अलग अलग प्रकार की दंत कथाएं, जनजीवन के विविध रंग, लोक कथा, नृत्य, वेशभूषा, आभूषण, या हम यूं कहें कि वहां पर होने वाली जो मकान होते हैं उसकी बनावट, हमने देखा ना कि वहां पर लोग नृत्य करते हैं, उस नृत्य को उन्होंने क्या कहा था, एक पवित्र नाच कहा था। वहाँ की वेशभूषा को हम लोग देख चुके हैं कि कैसे वो पोशाक पहनते हैं। मॉर्निंग का उनका अलग होता है, जब वो क्लींजिंग करते हैं, पूरे देश को वो क्लीन करते हैं, अपने पूरे जापान को क्लीन करते हैं, तो वहाँ का उनका ड्रेस अलग होता है। वहाँ कैसे आभूषणों को पहनते हैं, वहाँ कैसे लकड़ियों के मकान कई जगहों पर पाए जाते हैं। तो ये जो तथ्य हम लोगों को मिलते हैं, तो इन तथ्यों के माध्यम से कई बार कई लेखक कहानियों के माध्यम से या कविताओं के माध्यम से बताते हैं, या कई लेखक बीच बीच में प्रसंग छेड़ते चले जाते हैं। तो जैसे हमारे तुकडो जी महाराज कहते थे कि हमने अपने भजन से शुरुआत की, हमने अपने खंजरी से शुरुआत की, लोगों को बड़ा अच्छा लगा, लोगों ने तालियां बजाई। तो ये सारा जो वातावरण का निर्माण उन्होंने किया वो इसलिए किया ताकि हम लोग उस रोचकता के साथ याद दिला दें कि एक कौतूहल बना रहे हैं, है ना, कौतूहल बना रहे कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। तो इस प्रकार का जो कौतूहल है, इस प्रकार की जो रोचकता है, जिज्ञासापूर्ण, रुचिपूर्ण जो लेखक उसे आद्यंत रूप से पढ़ता चला जाता है, तो यही उस लेखक की या हम कहे कि उसके किताब के या उसकी उस रचना की सफलता मानी जाएगी, कौतूहलता का होना। और अगला जो तत्व है कि जैसे संचरणशीलता, जब पृथ्वी पर मानव का जन्म जब हुआ तब वो भी संचरणशीलता से ही हुआ, है ना, क्योंकि मानव का मन भी तो संचरणशीलता से निर्मित होता है, मतलब गमनशीलता, घूमते रहना। यदि हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो कई बच्चे तो घर से बाहर चले गए ना। बाहर चले जाना मतलब क्या कि लेक्चर्स के लिए बनाए देना, लगा देना लेक्चर्स, उजाला हो, कविता हो, जो भी बच्चे हो, तो बस लगा देना और निश्चिंत होके बैठे रहना, बस चल रहा है, बड़बड़ मैम बोलते रहते हैं और हम सुनते रहते हैं। या कई बार ऐसा होता है कि अपना काम करते रहे, मैडम अपना काम करते रहे, होता है ना ऐसा। तो संचरणशीलता, घूमते रहना, तो भले ही मनुष्य अपने जीवन निर्वाह के लिए हो, या अपने ज्ञान की लालसा के लिए हो, या अपने जिज्ञासा की तृप्ति के लिए हो, या कई लोग पर्यटन वादी विचारधाराओं को आत्मसात करने, कई लोगों को घूमना बड़ा अच्छा लगता है ना, मतलब वो लोग जब बारिश आती है तो बारिश में बाहर निकलते घूमने के लिए, उसे वर्षा विहार कहा जाता है ना। बारिश में घूमना माने हम बारिश में घूमने के लिए जाते, ऐसा नहीं कहा जाता, चलो हम वर्षा विहार के लिए निकलते, एक अलग और अलंकारिक शब्द। लेकिन जो मन को अच्छा लगता है कि आज चलो हम वर्षा विहार ही कर लेते हैं,
अच्छा मौसम है, सुहाना मौसम है, तो जिस कारण मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जो मन है वह भी चंचल होता है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर निरंतर रूप से चला जाता है, और जब वो चला जाता है तब जहां वह जाता है तो वो दूसरों के अनुभव को, दूसरों के फीलिंग को वह अपना बना लेता है, दूसरों को वह हिस्सेदार बनाने की प्रवृत्ति रखता है। और यही है कि जब मनुष्य का दूसरों के जानने के प्रति जो उत्कंठता रहती है, वही उत्कंठता मनुष्य के बीच में एक नई संचरणशीलता को आत्मसात कर देती है। हमारा इसके आगे का जो तत्व है वह है कलात्मकता। कलात्मकता से तात्पर्य सौंदर्यता से है। यदि हम कहें कि किसी भी कला में यदि सृजनात्मकता न हो, गीतकार से भावुकता न हो, निबंधक जैसा विषय निबद्धता से लिखता है, या उपन्यास की जो व्यापकता हो, या नाटककार के स्त्री की संवादात्मकता न हो, डायरी लिखते समय गणितीय दृष्टि न हो, और आत्मकथा लिखते हुए या जीवनी लिखते हुए तटस्थता न हो, तो हमारी कृति में कलात्मकता आ ही नहीं पाएगी। मतलब देखिएगा कि जब भी हम किसी कृति का निर्माण करते हैं, किसी रचना को लिखते हैं, तब उस रचना को लिखते समय हम में भावुकता होनी चाहिए, हमें विषय को स्पष्ट करने की जो निबद्धता होती है वो होनी चाहिए, हमें विषय की व्यापकता को ध्यान में रखना चाहिए, हमें विषय की संवादात्मकता को ध्यान में रखना चाहिए, वहां का संवाद कैसे हो, वहां पर गणितीय दृष्टि होना आवश्यक होता है, और वहां पर तटस्थता का होना भी नितांत तो अनिवार्य माना जाता है। मतलब ये सारी गुण जब उस व्यक्ति में आएंगे, तब वह व्यक्ति अपनी उस रचना को न्याय दे पाएगा और उस रचना को कलात्मकता के साथ प्रस्तुत कर पाएगा। ऐसा करना मार्मिक होगा। यहां तक क्लियर हुआ बेटा? आपको क्लियर हो गया हो तो आप प्लीज बताते जाइए ताकि हम आगे बढ़ें। जी मैम। धन्यवाद। अगला तत्व है महत्वपूर्ण प्रकृति चित्रण। अब आपकी बारी है। अब आप हमें बताइएगा कि प्रकृति चित्रण कहाँ कहाँ हुआ है और किस जगह पर हुआ है, बताइए। हम ही बोलते चले जा रहे हैं, आपसे आवाज ही नहीं है, तो आपसे भी आवाज चाहिए। हाँ बोलते जाइए प्लीज। उजाला, कविता, सुजीता, वैशाली, मंगला नहीं जुड़ी क्या? हाँ, आप हमें यह बताइए कि कहाँ किस जगह का प्रकृति चित्रण आपको अच्छा लगा, ये बता दीजिए। कोई भी। कोई भी बताए कि कहाँ का चित्रण आपको अच्छा लगा, क्या अच्छा लगा आपको। फूल अच्छे लगे, या जगह जगह पर की हुई उन्होंने कृषि का जो क्षेत्र है उनका वह आपको बहुत अच्छा लगा, या वहाँ की प्रकृति का वर्णन आपको बहुत अच्छा लगा, वहाँ की प्रकृति में क्या क्या दिखाई दिया था, हरियाली थी चहुओर, क्या दिखाई थी आपको, क्या क्या अच्छा लगा। कम से कम आप लोग बात तो कर पाए। पूरी मेरी जापान यात्रा हो गई है दोस्तों, पूरा एक शिमुजी शहर से लेकर रंगभूमि और रंगभूमि से लेकर उनकी कर्मभूमि तक हमने आपको पढ़ा दिया। एक शब्द भी अछूता नहीं रहा, एक शब्द से भी आपको छोड़ दिया, ड्रॉप आउट कर दिया, ऐसा भी नहीं है। बुक भी आपके पास है, रिकॉर्डिंग वीडियो भी आपके पास है, आप लोग पढ़ाई भी कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए। तो आप अभी आप बताओ कि प्रकृति का चित्रण कहाँ पर हुआ है और कौन सा प्रकृति का चित्रण आपको बहुत अच्छा लगा। कोई भी बोलो, जिनको आता है वो बात कर सकते हैं। हाँ कविता बोलो। मुझे क्योटो शहर का अच्छा लगा मैम। हाँ क्या है उसमें?
जब ये तुकडोजी महाराज मतलब घूम रहे थे ना सारा शहर, तभी वहां पर विशाल शहर था वो, और बहुत सौंदर्य था। जैसे ये शहर में चारों ओर वृक्ष, लता, पर्वत और जगह जगह भगवान बुद्ध के विशाल मंदिरों की राजमहल जैसी शोभा थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और क्या था? सारा शहर ही कला से भरा हुआ था। यह शहर एक म्यूजियम। हाँ बोलो ना। बोलो बोलो बेटा बोलो। कविता बोलिए, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। सारा शहरी कला से भरा हुआ था। यह शहर एक म्यूजियम ही है। कई काले आदमी तो सपने में भी नजर नहीं आए। वेरी गुड। देखिए बेटा, जैसे आपने इसका वर्णन किया प्रकृति का, तो ठीक वैसे ही आपको एक प्रकृति पर हर ऋतु विशेष को आपको याद रखना होगा। वहाँ के रंग बिरंगे फूलों को, मन भावक रूपों को, जो आविष्कार करता हुआ मनुष्य को हर पल नया एक प्रकृति एक नया दृष्टिकोण दिखा देती है। वो कभी माता के रूप में, उपदेशक के रूप में, सखा के रूप में, गुरु के रूप में मानव को हमेशा कुछ ना कुछ देती रहती है। तो जिन प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन हमने वहां पर देखा, उस प्राकृतिक सौंदर्य के वर्णन को आपको यहाँ पर बताना होगा कि किस प्रकार से प्राकृतिक का एक आह्लादही चित्रण वहां पर था। कितने ऐसी प्रकृति थी, क्योंकि जो गंदगी हम अपने देश में देखते हैं वो गंदगी वहां पर नहीं थी। ये हमने देखा, ये हमने बता दिया। क्योंकि ये सारे जो शब्द थे वो हमारे पॉकेट से नहीं आए थे। हमने ये भी बताया कि पूरा ओवरऑल बुक आपके पास है, आप उसे देख रहे हो, आप उसे पढ़ रहे हो, आपके पास हमने स्क्रीन शेयर की हुई है। आफ्टर ऑल हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि जो प्रकृति, जो सौंदर्य उस देश में निहित है। आज भी वहां के जो रास्ते वो इतनी क्लीन एंड क्लियर है। छोटी सी जगह उनको मिल जाती है तो उस छोटी सी जगह में भी वो अपनी खेती करवा लेते हैं। अपनी कृषि क्षेत्र को इतना विकसित कर दिया है। और आज हमारे देश के जो किसान है उनकी हालत कैसी होती जा रही है। देखिए, दोनों में कितना डिस्टेंस है। हमें ऐसा लगता है कि एक बेस्ट इंजीनियर बनने के लिए जो दिमाग इंजीनियर लोगों को होता है, क्योंकि उसे बड़ी बड़ी मंजिलें तैयार करनी है, एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन उसके माध्यम से होना चाहिए, तो उतना ही बेस्ट कंस्ट्रक्शंस का दिमाग यदि एक किसान के पास होता है, तो मुझे नहीं लगता कि भारत देश का किसान कभी भूखा रहेगा। क्योंकि वह इस प्रकार की कृषि को आत्मसात नहीं करता। जितनी सुविधाएं हमारा भारत देश उन्हें प्रोवाइड कर रहा है, शायद ही उन सभी सुविधाओं से वह लाभान्वित हो पाता है। लेकिन जापान में ऐसा नहीं था। हमने देखा कि जापान में जगह जगह पर कृषि क्षेत्र को अपनाया जाता है। जहां पर जगह दिखी बस वहीं पर वो लोग लगा देते थे। कुछ भी लगाते थे, रंग बिरंगे फूल लगा देते थे, चावल लगा देते थे, लेकिन कार्य वहां पर होता था। वहां के कृषि क्षेत्र को उन लोगों ने प्रकृति के सौंदर्य के माध्यम से अपना लिया था, और जिसमें पाठक को एक आनंदता, एक उल्लासमयता उसमें भर दी थी। ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा आप सभी को? जी मैम। ओके, आगे बढ़ते अभी। अब देखिए कि कलात्मकता हो गई, प्रकृति का चित्रण हो गया, अब आता है इतिहास का बोध। अब जैसे इतिहास का भी बोध हमारे जापान यात्रा के माध्यम से हो गया, क्योंकि भारतवर्ष जो है वो इतिहास के रूप में अत्यंत प्राचीन एवं गौरवशाली रहा। और जब हम अपनी इतिहास की बात दोहराते हैं तो कई बार हमने देखा कि जापान का भी एक अपना इतिहास है, वहां की एक अपनी संस्कृति है। जैसे सोते समय उनका एक अपना इतिहास होता है कि कैसे उनको सोना है, कौन आदमी कहाँ सोएगा। या इतना ही नहीं तो घर में आने से पूर्व उनका एक इतिहास रहा कि वो सबको नमन करते हैं, सबका स्वागत करते हैं, सबका रिस्पेक्ट करते हैं। यह उनका इतिहास रहा।
आप आपके राइटिंग में इसे डाल सकते हो कि कैसा इतिहास है उनका, कैसी उनकी संस्कृति गौरवशाली रहे। तो उनके गौरवशाली ग्रंथों में यह बात निश्चित है कि वहां न कोई बड़ा न कोई छोटा, न कोई अमीर न कोई गरीब, न ही कोई उच्च जाति विद्या विभूषित, न ही कोई अशिक्षित, ऐसा कोई भी भेद वहां पर नहीं था। सारे लोग एक जैसे काम करते हुए दिखाई देते थे, एक ही जैसे कपड़ों में दिखाई देते थे। एक जगह पर घूमने के लिए लड़के और लड़कियां साथ में जाते थे, कहीं पर भी रोकथाम वहां पर नहीं थी, क्योंकि वहां का इतिहास साक्ष्य दे रहा था वहां की औरतों को और वहां के बच्चों को, वहां के लड़के और लड़कियों को कि किस प्रकार का उत्तरदायित्व उनका होना चाहिए, वहां की संस्कृति क्या थी, वहां का इतिहास बोध हमें इस दृष्टि से प्राप्त हो जाता है। इसके पश्चात हमारा नेक्स्ट तत्व जो है उद्देश्य। हर किसी न किसी का कोई ना कोई प्रयोजन होता है बेटा। आप यहाँ पर जुड़े तो आपका कोई परम उद्देश्य है, हम यहाँ पर जुड़े तो हमारा कोई परम उद्देश्य हो सकता है। तो क्या उद्देश्य है? बिना उद्देश्य तो आप भी ना जुड़े और हम भी ना जुड़े। क्या प्रयोजन रहा आपका यहाँ पर जुड़ने का, बताओ? क्या प्रयोजन रहा? आप यहाँ पर जुड़े और हम यहाँ पर जुड़े तो दोनों के जुड़ने का कोई ना कोई तो प्रयोजन रहा। तो क्या प्रयोजन है? आप क्यों जुड़े? तो आप जुड़े हैं आपकी अध्ययन प्रणाली को प्राप्त करने के लिए। यात्रा साहित्य में और क्या आएगा, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसे प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पर जुड़े। और हम जुड़े हमारा अध्यापन प्रणाली को प्राप्त करने के लिए कि हमें बच्चों को ये सारी प्रविधि से परिचित करवा देना। क्लियर? ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य अपनी यात्रा को लिखता है या किसी न किसी प्रकार को आत्मसात करने का वह भरसक प्रयास करता है, तो वह बिना प्रयोजन से, बिना उद्देश्य से कोई भी रचना का निर्माण नहीं कर सकता। जैसे यात्रा हो तो यात्रा स्वांत सुखाई हो। जब कोई यात्री उस यात्रा वृत्तांत को प्रस्तुत करता है तो वह स्वदेश्य हो जाती है। मतलब देखिएगा कि यदि हम किसी जगह पर गए, पचमढ़ी जाके आए या हम महेश्वर जाके आए, लेकिन हमने कुछ लिखा ही नहीं आगे वाले बच्चों को कि हाँ यहाँ पर यह होता है, वहां पर वो होता है, कितना अलौकिक है वहां का चित्रण, और तो और कि पाठक के रूप में एक मनोरंजन भी होता है, एक आनंद की प्राप्ति होती है। और भले ही हम वहां पर न पहुंचे, लेकिन कल्पना के माध्यम से जब हम उस यात्रा के वृत्तांत को पढ़ते हैं तब हमें यह पूरा निश्चय हो जाता है कि वहां की जो यात्रा है वह निश्चित ही मनोरंजनात्मक होगी, कल्पना के साथ होगी, प्रवणता के साथ होगी, रोचकता के साथ होगी और आनंदमयता के साथ होगी। और निश्चित ही यहाँ पर हमारे जो पूरे तत्व है, तात्विक विवेचन जो है आज की तासिका में कंप्लीट हो गया। क्लियर हो गए बेटा आप? किसी को कोई सवाल होता है तो पूछ सकते हैं। आप लोगों में से किसी को कोई सवाल होता है तो आप लोग पूछ सकते हो। क्लियर हो गया आपको? यस मैम, हो गया क्लियर। वेरी गुड। अब नेक्स्ट कौन सा पॉइंट है आपका? नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है बताइए? तात्विक विवेचन हो गया आपका, और कौन कौन से पॉइंट बाकी है? सिलेबस तो है ना आपके पास? और कोई बाकी ऐसा लगता है आपको?
और कोई पॉइंट बाकी है क्या? कविता, सुजीता, वैशाली, उजाला, सोनाली, और कोई पॉइंट बाकी है ऐसा लगता है आपको? और कौन कौन से पॉइंट बताए गए थे? आपके पास गूगल क्लासरूम होगा ना? गूगल क्लासरूम में हमने सिलेबस डाले थे, आपने सिलेबस लिखा होगा यात्रा साहित्य का। और कौन कौन से पॉइंट थे उसमें? और कोई पॉइंट बाकी है क्या सिलेबस में से, कि जो आपको समझ में नहीं आए हैं, ऐसा कोई पॉइंट है? हम आप लोगों से बात कर रहे हैं भैया, दीवारों से बात नहीं कर रहे हैं। कविता, सोनाली, उजाला, वैशाली, सुजीता, आप लोगों से बात कर रहे हैं बेटा। आप हमें ये तो बताओ कि इसके आगे का पॉइंट कौन सा है, या समाप्त हो गए हमारे सारे पॉइंट? सिलेबस है क्या आपके पास? सिलेबस है क्या? जी मैम है। मैम। कौन से पॉइंट अधूरे हैं? फिर आपको क्या लगता है कि ये पॉइंट मैडम समझा नहीं है, ऐसा कोई पॉइंट है क्या? जब बोलोगे तब पता चलेगा ना हमें, कैसे पता चलेगा? यात्रा साहित्य में पहली इकाई कंप्लीट हो गई है, दूसरी इकाई कंप्लीट हो गई, तीसरी साहित्यिक कृति पूरी पढ़ा दी आपको, है ना? और फिर तुकडोजी महाराज का जीवन दे दी, परिचय दे दिया, मेरी जापान यात्रा का तात्विक विवेचन विश्लेषण करवा दिया। अब इसका साहित्यिक कृति का आशय, विषय एवं प्रमुख उद्देश्य, है ना, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि इस साहित्य कृति का आशय क्या था, विषय क्या है एवं प्रमुख उद्देश्य क्या है। क्या है, आप हमें बताइए कि इस साहित्य कृतियों का आशय क्या है? क्या आशय रहा? मूल आशय क्या है? इसका विषय क्या है? क्या उद्देश्य रहा? किस उद्देश्य के कारण मेरी जापान यात्रा का उदय हुआ? देखिए, आप जब तक इन्वॉल्व नहीं होना चाहते तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते बेटा। बस ऐसे गूंगे होकर काम नहीं चलेगा। क्या हुआ आप लोगों को? आप लोग बात भी नहीं करना चाहते, आप बोलते भी नहीं हो। सिलेबस से यह प्रश्न कम से कम 4 या 5 बार पूछा हमने, तब जाके आपसे, आपके मुंह से बात निकले। मुझे नहीं पता आपके माइंड में क्या है, आप बोलना ही नहीं चाहते, पढ़ना भी नहीं चाहते, बस पढ़ाना है, पढ़ना है और निकल जाना, ऐसा करना है क्या? ऐसा करना है आपको? ऐसा उचित लगेगा कि बस पढ़ा दो मैडम, हमसे कोई सवाल मत करो, हमसे बात तो बिल्कुल मत करो? आपसे बात भी नहीं करनी है क्या? कैसे पढ़ाएं हम आपको? आप जब तक बोलोगे नहीं तब तक हमें कैसे रियलाइज होगा बेटा? क्या आशय है, हमें ये तो बताओ कि मेरी जापान यात्रा के लिए तुकडोजी महाराज जब गए तब उनका प्रयोजन क्या था? क्या प्रयोजन रहा उनका? क्यों निकले वो घर से बाहर? कहाँ रहते थे? अमरावती में। हाँ, ठीक है, अमरावती में रहते थे। क्यों निकले वो जापान जाने के लिए? क्यों निकले? क्या रीजन रहा जापान जाने का?
सोनाली बताएगी। धर्म परिषद। धर्म परिषद के लिए, बिल्कुल सही। किस देश में गए उजाला? जापान। वेरी गुड। जापान में सबसे पहली शुरुआत उन्होंने किस स्थान से की? सिमिजू। वेरी गुड, शिमिजू। वेरी गुड। देखिए, शिमुजी शहर से यदि उन्होंने शुरुआत की तो हमें प्राप्त हो गया है कि शिमुजी शहर में रहने वाली जो यथार्थता थी। अब यहाँ से आपका विषय स्टार्ट हो रहा है। आपके सिलेबस का जो पॉइंट है, वह पॉइंट कौन सा है? वो है, देखिए, जो हम जिसके साथ हम आपके साथ चर्चा करना चाहते हैं, वह है कृति का आशय, विषय और प्रमुख उद्देश्य। तो आशय क्या है? इस कृति का मूल आशय है कि हमें सभी लोगों तक विश्व शांति का, विश्व धर्म परिषद का पाठ पढ़ाना चाहते हैं। ये पहला उनका आशय है। और फिर दूसरी बात, मेरी जापान यात्रा के माध्यम से उन्होंने हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। मतलब देखिए, उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से, अपने खंजड़ी गीतों के माध्यम से उन्होंने लोगों तक यह पहुंचा दिया कि मेरे भाव क्या है, मेरे ही नहीं, मेरे देश के भाव क्या है, मेरी संस्कृति क्या है। और जब बुद्ध संप्रदाय ने, गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं, गौतम बुद्ध ने अपने देश को विकसित करने के लिए, अपने विश्व को विकसित करने के लिए शांति का पाठ पूरे देश तक पहुंचा दिया। कैसे हमें अहिंसा होनी चाहिए, अहिंसावादी विचारों को हमें किस प्रकार से आत्मसात करनी चाहिए, कैसे सत्यनिष्ठ हमें बनना चाहिए। तो यहाँ पर भी जब हमारे तुकडोजी जी महाराज एक देश से दूसरे देश तक प्रयाण करते हैं, तो वहां पर जाने के पश्चात वह हर जगह पर भाषण देते हैं। और उनके उन भाषणों के सारांश को यदि हम लोग आत्मसात करते हैं, तो निश्चित ही उन्होंने उन युवकों से भी प्रश्न किया। देखिए, आशय और विषय को स्पष्ट करते हुए आपको वहां की जो बातें हैं, उनकी बातों को वहां से लेना है। उन्होंने उन बच्चों को, लड़कियों और लड़कियों को ये तक पूछा कि क्यों कर आप यहाँ पर आए, क्यों आप मेडिटेशन कर रहे हो, क्यों आप ध्यान कर रहे हो, आप तो युवा लोग हो, आपको तो घूमने के लिए जाना चाहिए। ये बात कही थी हमने आपसे। जी मैम। हाँ, तो इन सभी बातों को आपको याद दिलाते बेटा कि इसी प्रकार का उत्तरदायित्व था कि उन्होंने उन नव युवकों के प्रति या नव युवतियों के प्रति वह जागृत करवा दी आध्यात्मिक चेतना। और जो चेतना उन बच्चों के प्रति थी, उन लड़के और लड़कियों के रूप में आत्मसात की थी, यही तो वो आशय था। यही आशय हमारे तुकडोजी महाराज का, मेरी जापान यात्रा का मूल पर्पस, मूल उद्देश्य, मूल प्रयोजन यही है कि वह पूरे देश की आंतरिक परिवर्तनवादी विचारधारा से परिचित करवाना चाहते थे। और इसीलिए तो उन्होंने उन बच्चों से, उन लड़के और लड़कियों से सवाल किया कि क्यों कर आप इकट्ठा होकर काम करते हैं, आप में न कोई गरीब है और नहीं आप में कोई अमीर है, ऐसा क्यों? आखिरकार सारे लोग एक जैसे कपड़े पहन के आते हैं, इसमें कौन मालिक है कौन नौकर, इसका हमें पता नहीं चलता, ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका प्रमार्जन यदि हम लोग देखते हैं तो एक ही होता है कि वहां की जो संस्कृति थी, वहां के जो संस्कार थे, उन सभी के संस्कारों के बीच, उन सभी की संस्कृति के बीच हमारे ये जो तुकडोजी महाराज थे, उन्होंने उनकी संस्कृति के बीज को अपनाया।